दोस्तों, शिवभुवन चौधरी अपने आप में एक शख्सियत थी। जहां कहीं भी लोग उनका नाम लेते थे तो लोग तुरंत कहते थे कि अच्छा वो कपड़े वाले शिवभुवन चौधरी। शहर में उनका नाम चलता था क्योंकि उनका शहर में बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार था। पर कहते हैं दोस्तों, आदमी कितना बड़ा क्यों ना हो, वो एक औरत के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। वो उसके प्यार में पागल हो जाता है, और वो भी औरत जब कोई 15-16 साल की एक खूबसूरत लड़की हो। यही होता है शिवभुवन चौधरी के साथ में। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, इस कहानी को जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुने। मैं आपका दोस्त सागर पटेल। बस आप लोगों से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सूरत शहर से, जहां सूरत शहर में शिवभुवन नाम का एक लड़का रहा करता था, जहां उसके पिता का एक कपड़े की दुकान होती है, और वह अपने पिता के साथ में उस कपड़े की दुकान में बहुत ही मन लगा के काम किया करता है। उसकी उम्र लगभग वही 20-22 साल होती है, और एक दिन उसके सर से उसके पिता का साया उठ जाता है। दरअसल दोस्तों, वो लड़का अपने पिता के साथ में बहुत ही मन लगा करके अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाता है, और सुबह सुबह जल्दी उठ करके अपने दुकान में पहुंचता है और दुकान में झाड़ू पोछा करता है। ये नित्य काम अपने पिताजी से पहले वो दुकान में जा करके सारे काम कर लिया करता था। इससे उसके पिताजी भी उससे बहुत खुश होते हैं, और उन्हें ये विश्वास होता है कि एक न एक दिन मेरा ये बेटा मेरे इस बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। और दोस्तों, होता भी वही है। पर कहते हैं दोस्तों कि कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है, और एक दिन शिवभुवन चौधरी के सर से उसके पिता का साया उठ जाता है, और वह अकेले अपने कारोबार को संभाल लेता है और अपने कारोबार को बढ़ाने लगता है। उधर जब शिवभुवन चौधरी अकेले हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और शिवभुवन चौधरी अपनी शादी कर लेते हैं। और जिस समय उनकी शादी होती है उस समय उनकी उम्र वही 23 से 24 साल होती है। शिवभुवन की पत्नी इतनी सुंदर होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, कि उनके दोस्त जब उनकी पत्नी को देखते थे तो कहते थे कि आपकी पत्नी तो इतनी खूबसूरत है कि तो ऐश्वर्या राय जैसे लोगों को भी फेल कर देती है। और अपनी पत्नी की खूबसूरती की चर्चा सुन करके शिवभुवन भी अपने मन ही मन बहुत खुश होते थे। शिवभुवन की शादी को धीरे धीरे 5 साल बीत चुके होते हैं, पर उनको कोई औलाद नहीं होती। दरअसल दोस्तों, शुरुआत में शिवभुवन भी नहीं चाहते थे कि उनको औलाद हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अभी हम अपना कुछ समय अपने पत्नी के साथ में वो एक अच्छे से गुजारना चाहते थे। क्योंकि अगर औलाद हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद लोग ऐसा मानते हैं कि जो पत्नी का प्यार होता है वो बच्चों की तरफ बटने लगता है और बच्चों की तरफ खींचने लगता है। बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसलिए शिवभुवन शुरू में तो बच्चा चाहते ही नहीं थे, पर धीरे धीरे ये समय 5 साल का हो जाता है और उन्हें कोई औलाद नहीं होती। उधर दोस्तों, शिवभुवन के घर में एक उनका ड्राइवर रहा करता था, जिसका नाम नरेश होता है। और नरेश की पत्नी शिवभुवन के घर में कपड़े धोने का काम करती थी, और नरेश शिवभुवन की गाड़ी चलाता था, ड्राइवर का काम करता था। नरेश को एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है राखी। और राखी की उम्र जैसे ही 8-10 साल की होती है, वैसे ही नरेश की पत्नी का निधन हो जाता है। और नरेश की जो बेटी होती है राखी,
वो घर में अकेली हो जाती है तो नरेश अपनी बेटी को शिवभुवन के घर पे रख देते हैं, जिससे कि उसकी अच्छे से परवरिश भी हो जाती थी और काम के कुछ पैसे भी मिल जाते थे। इधर समय धीरे धीरे बीतता जाता है और अब समय लगभग शिवभुवन की शादी का 10 साल हो चुका होता है, पर उसे कोई औलाद नहीं होती। इस बीच पत्नी कई बार शिवभुवन से इस बात के लिए कहती है कि आप चलिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई अच्छा सा चेकअप करवाते हैं, पर शिवभुवन जो थे वो काम में इतना व्यस्त रहते थे कि इन बातों को टाल देते थे। वो कहते थे कि जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो हमें बच्चा जरूर हो जाएगा, और समय बीतता जाता है। उधर जो शिवभुवन के घर में राखी काम किया करती है वो बहुत ही होनहार लड़की होती है। वो शिवभुवन की पत्नी को, अपनी मालकिन को कोई भी काम नहीं करने देती थी। जैसे उनकी मालकिन कोई काम करने को चलती थी तो वो तुरंत उनको रोक देती थी और कहती थी कि मालकिन हम हैं ना, हम ये सारा काम करेंगे, आप केवल बैठिए और देखिए। इसलिए शिवभुवन उस लड़की को अपने घर का एक सदस्य की तरह मानते हैं। उनकी पत्नी भी उस लड़की को अपनी सदस्य की तरह मानती हैं और वो सारे लोग बहुत अच्छे से हिल मिलकर रहा करते हैं। पर उधर जब नरेश की पुत्री राखी 16 साल की हो जाती है और उसके शरीर में वो यौवन आने लगता है, और जब वो बहुत ही सुंदर होती है, देखने में उसके नयन कच्छ, उसके शरीर के अंग बहुत ही सुंदर होते हैं कि उसकी सुंदरता को कोई भी देखे तो मोहित हो जाए। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे जब राखी 16-17 साल की हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उसके एक मोहल्ले के लड़के से संबंध हो जाते हैं। और यह बात जब शिवभुवन को पता लगती है तो उन्हें थोड़ा सा इस चीज का ऐतराज होता है, क्योंकि वो एक अच्छे खानदान से थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, और उनके घर पे जो काम कर रही थी लड़की, जो काम कर रहा था उनका ड्राइवर, वो उसे अपना परिवार जैसा मानते थे। इसलिए उनको इस चीज का थोड़ा सा चिंता रहती है कि आखिरकार अगर मेरे दोस्त जानेंगे, मेरे साथी लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे। इस बात को लेकर के वो चिंतित रहते थे, मगर फिर भी वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करते और ये काम चलता रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, शिवभुवन को ऐसा लगता है कि जो राखी होती है, उनकी नौकरानी होती है, वो शिवभुवन की तरफ गलत तरीके से इशारे करने लगती है, और ऐसे गंदे इशारे करने लगती है, उसे देख करके शिवभुवन को ऐसा लगता है कि आखिरकार ये राखी हमसे चाहती क्या है। वो कभी उनके बगल से निकलती तो उन्हें टच कर देती, कभी वो सोफे में बैठे होते तो उनके बगल में जाकर के बैठ जाती। शिवभुवन समझ चुके थे कि जरूर ये कुछ ना कुछ हमसे चाहती है, कुछ ना कुछ हमें कहना चाहती है, पर वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते। और एक दिन जब वो अपने बाथरूम में नहा रहे होते हैं, उसी समय वो जान करके राखी को तौलिया लेने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उस समय जो शिवभुवन की पत्नी होती हैं, राखी की मालकिन होती हैं, वो घर से थोड़ी दूर पर मंदिर में पूजा करने के लिए गई होती हैं और घर पर कोई नहीं होता। और यह मौका देख करके शिवभुवन जब राखी को तौलिया लेने के लिए बुलाते हैं और वो तौलिया देने के लिए जाती है तो दरवाजा खुला होता है और वो सीधे बाथरूम के अंदर चली जाती है। उस समय राखी और शिवभुवन के बीच में कुछ अनैतिक काम तो होते हैं, पर वो लोग संबंध नहीं बनाते। और उसके बाद में फिर 2-4 दिन बीतते हैं और 2-4 दिन के बाद एक दिन शिवभुवन जब घर पर अकेले होते हैं, उस समय राखी उनको चाय देने के लिए जाती है और जैसे ही चाय का कप उन्हें पकड़ाती है, पकड़ाते हुए बोलती है
कि आप नपुंसक है, और ये सुन करके शुभवन को ऐसा लगता है कि आखिर ये मुझे ललकार रही है, और वो सोच लेते हैं कि चलिए मैं इसको दिखाता हूं कि मैं नपुंसक हूं कि नहीं हूं। क्योंकि उनकी पत्नी डेली सुबह पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है, और वो समय घर पर वो दोनों अकेले रहते थे। और एक दिन यह समय पा करके शुभवन राखी को अपने बेड पर पटक देते हैं, और उसके साथ में वो सब सारे संबंध बनाते हैं जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। यह कृत्य एक बार नहीं, इसके बाद में लगातार चलता रहता है। एक दिन राखी शुभवन से कहती है, एक बात कहती है कि हम आपको एक बात बताने वाले हैं। शुभवन कहते हैं कि बताइए। तो कहती है कि इस महीने हमारे माहवारी नहीं हुई, ऐसा लगता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और यह बात शुभवन जब सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा ये चिंता सताने लगती है कि आखिरकार हम इतने बड़े बिजनेसमैन, अगर लोगों को ऐसा पता लगेगा तो फिर हम कैसे अपना मुंह लोगों को दिखाएंगे। वो कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दवा दिलवा देते हैं और आप दवा खा लीजिए और ये बच्चा गिरा दीजिए। पर आरती कहती है, पर राखी कहती है कि नहीं, हमें ये बच्चा नहीं गिराना है। और वो अपने घर जाती है। उसी दिन शाम को जो शुभवन का ड्राइवर होता है नरेश, वो शुभवन को फोन करता है और फोन करके कहता है कि मालिक आज आपको हमारे घर आना है। शुभवन ये सुन करके थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो ड्राइवर जो कभी मुझसे नजरें उठा करके बात नहीं करता था, आज हमें वो अपने घर बुला रहा है। आखिरकार ऐसी क्या बात है। और वो जब उसके घर जाते हैं तो ड्राइवर खड़ा होता है सीना तान करके, और शुभवन को उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, खरी खोटी सुनाने लगता है, और कहता है कि मालिक ये आपने क्या किया है हमारी बेटी के साथ में, जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। तब शुभवन जो होते हैं वो ड्राइवर से बोलते हैं कि देखिए ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर इसमें गलती आपकी बेटी की भी है। उसने हमें इन सारी कामों को करने के लिए उकसाया है। मैं अपनी गलती मानता हूं, पर अब इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका एक ही रास्ता है कि आप अपनी बेटी की जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दीजिए। नरेश बोलता है कि ठीक है मालिक, शादी तो हम कर देंगे, पर शादी करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, और पैसे कहां से आएंगे। इसके लिए जो शादी में जो भी खर्च होगा, जो भी दहेज होगा, वो आपको देना पड़ेगा। अब क्योंकि शुभवन चौधरी को अपनी इज्जत बचानी थी, वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और 15 लाख रुपए की डिमांड नरेश अपने मालिक से करता है। और शुभवन नरेश को 15 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दीजिए। पर वो क्या देखते हैं कि जो नरेश होता है और जो राखी की शादी होती है वो उसी मोहल्ले के लड़के के साथ में होती है जिसको कि शुभवन पसंद नहीं करते थे। पर वो इस बात से क्या करते, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो लड़का होता है, राखी का पति होता है, वो शुभवन के पास में फोन करता है और वो कहते हैं कि मालिक अगर आपको ये बात छुपानी है तो आपको जो आपका ये फ्लैट पड़ा है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए होती है, इस फ्लैट हमें देना पड़ेगा, इस फ्लैट को हमें देना पड़ेगा और हम लोग इसी में रहेंगे, इसी में अपनी सुहागरात मनाएंगे। शुभवन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अगर मैं ये फ्लैट इन लोगों को देता हूं तो मैं अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा और उसे सब मालूम पड़ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि चलिए ठीक है,
मैं अपनी पत्नी से बात करता हूं और उसके बाद में जैसा होगा आप लोगों को बताऊंगा। और वो अपनी पत्नी को समझाना चालू कर देते हैं और समझाते हैं कि ऐसा है कि ये बिटिया हमारे घर पे शुरू से रही है, हम लोगों का काम किया है, उसकी खुशी के लिए अपने पास में तो कोई कमी है नहीं, ये फ्लैट उसको दे देते हैं। और जो सुभुवन की पत्नी होती है वो भी इसके लिए मान जाती है, तैयार हो जाती है, और वो फ्लैट सुभुवन उन दोनों लोगों को, पत्नी को, राखी और उसके पति को दे देते हैं और वो दोनों उसमें रहने लगते हैं। उसके बाद शादी से पहले का बच्चा था। कुछ दिन के बाद राखी को बच्चा होता है, बेटा होता है। उस समय जो राखी का पति होता है वो फिर सुभुवन के पास में फोन करता है और फोन करने के बाद में बुलाता है, कहता है कि मालिक हमारे बेटा हुआ है, इसकी बधाई देने क्या आप लोग नहीं आएंगे? सुभुवन बोलते हैं क्यों नहीं आएंगे, और दोनों पत्नी राखी के घर पहुंचते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो जो राखी का पति होता है वो सुभुवन के सामने एक शर्त रखता है, कहता है कि मालिक वैसे भी ये बच्चा तो आप ही का है, इस बच्चे को आप गोद ले लीजिए और उसके बदले में हमें 25 लाख रुपए दे दीजिए, वैसे भी आपको कोई औलाद नहीं है। और ये बात जब सुभुवन अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या हम इस बच्चे को गोद ले लें क्योंकि हमें वैसे भी कोई संतान नहीं है, तो उनकी पत्नी सुभुवन से एक बात बोलती है कि बच्चा आप गोद ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले आप एक बार अपना चेकअप करवा लीजिए। हो सकता है कि कल को हमारे कोई संतान हो जाए और हम इस बच्चे को गोद ले लें, फिर हमारा प्यार इस बच्चे से कम होने लगे। सुभुवन को यह बात समझ में आती है और वो डॉक्टर के पास में जाते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं। जो चेकअप की रिपोर्ट आती है दोस्तों, वो देख करके सुभुवन एक बार सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ होता है कि सुभुवन एक तरह से नपुंसक थे, जो बच्चा पैदा करने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। उनके अंदर वो शुक्राणु नहीं होते जो एक आम इंसान के अंदर होते हैं, जिनसे लोगों को संतान का सुख मिलता है। और जब यह बात सुभुवन को पता लग तो राखी और उसके पति के पास में पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चा तो अब हमें गोद नहीं लेना। तो बोलते क्यों? तो कहते हैं क्योंकि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। तब उसका पति कहता है कि आखिरकार ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा आपका नहीं है? आपने राखी के साथ में संबंध बनाए हैं, आपने उसके साथ में सेक्स किया है, बच्चा आप ही का है। तब सुभुवन कहते हैं कि ये देखिए मेरी रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? और आप लोगों ने जो मेरे साथ में ये फ्रॉड किया है, मेरे साथ में ये ठगी किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को सजा जरूर दिलाऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये एक ठगी का नया मामला था, बहुत अच्छी तरह से सुभुवन को ठगा गया था। और वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने के बाद में वो सारी हकीकत पुलिस को बताते हैं। पुलिस उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, अपने कदम सोच समझ करके रखें, सोच समझ करके बढ़ाएं। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।